एक गांव में शारदा नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी, अपने बेटे रमेश और बहू अनामिका के साथ। वो बहुत गरीब थे। जो भी व्यापार वो शुरू करते थे वो घाटे में ही चला जाता था। इस बात से वो बहुत परेशान थी। तब वो अपने बेटे और बहू से कहती है, बेहतर होगा अगर हम कोई व्यापार ना करें। जो भी व्यापार किया वो बस घाटे में ही किया। 2 एकड़ जमीन है, उसी में खेती बाड़ी करना बेहतर रहेगा। बिल्कुल सही कहा सासू माँ, हमारे पास इतनी अच्छी जमीन है, उसे छोड़कर हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। फिर से हमें उसे तैयार करना होगा और उसी में हमें खेती बाड़ी करनी होगी। आप क्या कहते हैं जी? ठीक है, अब तुम्हारी बातों पे मैं क्या कहूँ। मैं भी चाहता हूँ इस बार खेती बाड़ी करना। 2 दिन पहले ही बारिश हुई है, अब देर ना करते हुए खेत का काम शुरू कर दीजिए। अनामिका की ये बात सुन के तब रमेश कहता है, मैं अभी जाके ट्रैक्टर ले आने के लिए कह देता हूँ। हम अभी के अभी पूरे खेत को जोतेंगे और उसमें चारा लगाएंगे। हाय भगवान, इसके लिए आप अभी ट्रैक्टर बुलाएंगे? हम तीनों मिलके इस खेत को जोतेंगे ना। वैसे भी अभी हमारे पास पैसों की दिक्कत है, बेकार का पैसा खर्चा क्यों करना। हाँ, बहू ने बिल्कुल सही कहा है, अभी बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। उसने जैसा कहा हम तीनों मिलके खेत जोतेंगे। रमेश भी हाँ कह देता है। फिर अगले दिन वो तीनों खेत में जाते हैं। सास बहू बैल जैसा हल पकड़ती है और रमेश पीछे से हल को पकड़ के खेत जोता है। तीनों मिलके इस तरह से हल चलाने लगते हैं। शाम तक वो खेत को तैयार कर लेते हैं। अगले दिन वो तीनों फिर से खेत जाते हैं और अंगूर लगाने के लिए वो छोटे छोटे रास्ते बनाते हैं। उसी दौरान मिट्टी के अंदर से एक किसी चीज के साथ टक्कर लगती है और एक सुनहरे रंग का बक्सा निकल आता है। अनामिका उसे खींच के बाहर निकालती है। फिर वो तीनों बक्से को घूर घूर के बस देखते ही रहते हैं। अरे ये बक्सा जमीन के अंदर कैसे गई? बहुत दिनों से हमने जमीन पे काम नहीं किया। हो सकता है कि बरसात के पानी में बहते हुए ये बक्सा यहाँ आ गया और यहीं पे मिट्टी में फंस गया। हम अंदर देख सकते हैं कि क्या मूल्यवान चीज है। रुकिए देखते हैं। ऐसा कहकर अनामिका बक्सा खोलती है और देखती है साइड में लिखा हुआ है कि ये एक मायावी पैसों का बक्सा है। ये देखकर अनामिका आश्चर्य हो जाती है। अजी इधर आइए, देखिए, ये कोई साधारण बक्सा नहीं है, ये एक मायावी पैसों का बक्सा है, ऐसा लग रहा है। ऐसा कहकर अनामिका उन दोनों को दिखाती है। रमेश और शारदा ये देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। हाँ अनामिका, ये देख के तो लग रहा है कि ये कोई मायावी पैसों का बक्सा है। अगर हम इसे तोड़ते हैं तो जरूर हमें बहुत पैसे मिलेंगे। ये कहकर वो बक्सा खोलने की कोशिश करते हैं, पर चाहे कितनी भी कोशिश करे पर वो बक्सा खुलता नहीं। हे भगवान, ये बक्सा तो खुल ही नहीं रहा है, गंदगी से ये अटक गया है। चलो एक काम करते हैं अनामिका, तुम एक तरफ से खींचो, मैं दूसरी तरफ से खींचता हूँ और खोलने की कोशिश करता हूँ। ये कहकर एक तरफ रमेश और दूसरी तरफ से शारदा और अनामिका दोनों मिलके खींचती है। फिर भी वो बक्सा खुलता नहीं। उल्टा खींचने के चक्कर में वो तीनों जाके गिर जाते हैं। अरे मेरी कमर टूट गई, ये खुलने नहीं वाला, चाहे तुम कुछ भी कर लो। शारदा अपने बेटे से कहती है। फिर रमेश बक्से को एक जगह रखता है और अंगूर काटने के कुदाल से उस पे जोर जोर से ठोकर मारने लगता है। इस तरह वो कोशिश करता है पर वो खुद ही थक जाता है। हाँ, अब नहीं होगा, इसे घर ले चलते हैं, फिर वहाँ जाके देखेंगे इसके साथ क्या करना है। चलो चलते हैं कहकर वो खेत का काम बंद करके बक्सा लेके सीधा घर चले जाते हैं। बाद में अनामिका उसे जमीन पे पटकती है, कुएं पे पटकती है, कुदाल से ठोकती है, फिर भी वो बक्सा खुलता नहीं। अजी ये मायावी बक्सा है ना, इसीलिए ये इतने आसानी से नहीं खुलेगा। किसी स्वामी जी के पास इस बक्से को ले जाना होगा। ऐसा अनामिका कहती है कि स्वामी जी ही इस बक्से के साथ कुछ कर सकते हैं। रमेश को भी ठीक लगता है। फिर इधर उधर वो पता लगाते हैं कि कोई स्वामी जी कहाँ मिल सकते हैं। फिर पता लगते ही स्वामी जी के पास वो बक्सा लेके वो जाते हैं और पूरी कहानी बताते हैं। इस बक्से को खोलने के लिए मुझे शांति से आराधना करनी होगी। तुम सब बाहर जाओ, मैं जब तुम्हें आने कहूँगा तब अंदर आना। ये कहकर उन्होंने सबको बाहर भेज दिया। फिर स्वामी जी बड़े ध्यान से उस बक्से को देखने लगे।
इस बक्से को लेके अगर मैं भाग गया तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। जो चाहूंगा वो मिलेगा। अभी मुझे भागना चाहिए। बाहर रमेश, अनामिका, शारदा इंतजार कर रहे थे। तभी उस रास्ते से अनामिका की दोस्त गीता गुजरती है। अनामिका को देखकर गीता कहने लगती है, अरे अनामिका, तुम यहाँ? बहुत दिनों के बाद मैंने तुम्हें देखा। हाँ गीता, एक छोटा सा काम था, इसीलिए मैं स्वामी जी से यहाँ मिलने आई थी। क्या कहा? स्वामी जी? ये कोई स्वामी जी नहीं है, बहुत बड़े ठग है। हमारे गांव वालों ने इन्हें बहुत पीटा, तो तब जाके वो यहाँ आके अपना दुकान चलाना शुरू किए हैं। इन पे बिल्कुल भरोसा मत करना। इस तरह कविता कहती है। उसकी बातें सुन के तीनों बड़े आश्चर्य हो जाते हैं। वो जल्दी से अंदर जाते हैं। देखते हैं कि स्वामी जी तब तक अपना सारा सामान बांध के पीछे के दरवाजे से भाग चुके थे। अंदर जाके तीनों देखते हैं कि स्वामी जी भाग गए हैं। फिर वो जी जान लगा के स्वामी जी का पीछा करते हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं और उनकी बहुत पिटाई करके वो बक्सा ले लेते हैं। हाय भगवान, अगर मेरी दोस्त आज नहीं आती तो हम सब गवा देते। बहू, यहाँ खड़े होके क्यों बात करना? चलो घर चलते हैं। ये सोचकर वो तीनों घर की तरफ लौटने लगते हैं और सोचते हैं कि बक्से के साथ क्या किया जाए। ये आसानी से खुलने वाला नहीं है। ऐसा कहकर वो तीनों ही बक्से के साइड में बड़े ध्यान से देखने लगते हैं। बिल्कुल पीछे तरफ छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। ये देखकर अनामिका कहती है, अजी आप इधर आइए, इसके पीछे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है। अगर हम इसे पढ़ लेते हैं तो शायद इस मायावी बक्से को हम खोल सकते हैं। इस तरह से अनामिका उसे दिखाती है। रमेश जल्दी से बाहर जाके एक मैग्नीफाइंग ग्लास लाके उसे देता है। अनामिका ध्यान से पढ़ने की कोशिश करती है। जो भाग्यवान होगा उसे ये मायावी बक्सा मिलेगा। अगर हमें इसे खोलना है तो इसे जोर से फेंकना होगा, तभी कुछ उपचार हो सकता है। अनामिका इसे पढ़ती है। फिर अनामिका को पूरा मामला समझ में आता है। जल्दी से वो उस बक्से को आसमान की तरफ फेंकती है, जो जाके एक स्लैब में ठोकर मारता है और तुरंत वो बक्सा खुल जाता है। खुलते ही पैसों की बारिश होने लगती है और उन पैसों की बारिश में वो तीनों खुशी से उछलने लगते हैं। एक गांव में शारदा और प्रसाद एक दंपति रहते थे। उनका एक बेटा था रमेश। रमेश दिन भर इधर उधर घूमता था और मौज मस्ती करता रहता था। क्योंकि वो बहुत अमीर परिवार थे, इसलिए रमेश अपने पैसों को फिजूल खर्च करता था और इसी वजह से प्रसाद उससे नफरत करते थे। पर शारदा अपने बेटे रमेश को हर बात के लिए सपोर्ट किया करती थी। इसी तरह उनकी जिंदगी कट रही थी। तभी रमेश अनामिका नाम की एक लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है। रमेश को देखकर प्रसाद और शारदा दोनों बड़े आश्चर्य होते हैं। अरे बेटा, ये तुमने क्या किया? एक बार तुम मुझसे कह सकते थे ना। ये बेवकूफी करके तुमने मेरा सम्मान मिट्टी में मिला दिया। इस लड़की से प्यार करते हो? ये लड़की कौन है? अब चुप क्यों हो? अपना मुंह खोल के बोलो। माँ, अभी नहीं बता सकता हूँ मैं कुछ। थोड़ी देर मुझे अकेले छोड़ दो। ऐसा कहकर रमेश चला जाता है। अनामिका अपने कमरे में चली जाती है। प्रसाद और शारदा इस बारे में एक दूसरे से बात ही कर रहे थे। वो बहुत चिंतित थे। लग रहा है कुछ गड़बड़ है। उसे देखकर तो लग रहा है कि बेवकूफ बनाया गया है। अभी मुझे अकेला छोड़ दो और जाके पता करो क्या हुआ है। प्रसाद के कहने पे शारदा अपने बेटे के पास जाती है पता लगाने। उधर रमेश अकेले बैठकर दुखी हो रहा था। शारदा रमेश को वहाँ ले जाती है जहाँ प्रसाद थे। प्रसाद को देखकर रमेश उन्हें गले लगा लेता है और रोने लगता है। फिर बाद में जो कुछ हुआ था वो एक एक करके बताता है। माँ, असल में ऐसा हुआ, मैं और मेरे दोस्त मस्ती कर रहे थे, तभी अनामिका वहाँ आती है। अनामिका बहुत ही खूबसूरत थी, इसीलिए मेरे दोस्त उसे छेड़ने लगते हैं। मैं उन्हें डांटता हूँ, फिर भी मेरे दोस्त अनामिका को लेके एक तरफ जाते हैं। तभी अनामिका अचानक से बेहोश हो जाती है। मैं परेशान होके उसके मुंह पे पानी का छींटा मारता हूँ। अनामिका आंखें खोल के मुझसे बातें करती है, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में बहुत सारी बातें बताती है। वो बताती है वो बहुत गरीब है, उसके पिताजी को बहुत परेशानी हो रही है उसकी शादी के लिए। अनामिका की समस्या सुनने के बाद मैं वहाँ से निकलने ही वाला था, तब अचानक अनामिका चिल्लाने लगती है। वहाँ लोगों की भीड़ हो जाती है। फिर अनामिका नाटक करने लगती है। वो कहती है कि मैंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है।
और फिर वो रोने लगती है। इसलिए वहाँ के सारे लोगों ने अनामिका के साथ मेरी जबरदस्ती शादी करा दी। ये तो बहुत ही भयानक चीज हुई है बेटा रमेश। माँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया अनामिका के साथ। उसने मुझे धोखा दिया है, वो झूठ बोली थी। तुम यहीं रुको, मैं जाके कमरे में देखती हूँ कि वो क्या कर रही है। रुको। ऐसा कहकर शारदा अनामिका के कमरे में जाती है। वहाँ अनामिका अपने पिताजी से फोन पे बात कर रही थी। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस 1 महीने के अंदर पूरी संपत्ति मेरी होगी। आप बस देखते रहिए, जब संपत्ति मेरे नाम पे हो जाएगा मैं आपको बताऊंगी, तब तक आप थोड़ा सतर्क रहिएगा। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा आश्चर्य हो जाती है और बहुत गुस्सा आता है उसे। जल्दी से वो अनामिका ने क्या क्या कहा रमेश और प्रसाद को बताने आती है। सभी लोग मिलकर अनामिका के कमरे में जाते हैं उससे सवाल करने। धूर्त और गंदी सोच वाली लड़की, तुम इस घर की बहू बनोगी? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? एक पल के लिए भी तुम यहाँ नहीं रुक सकती हो। चलो यहाँ से निकलो। नहीं सासू माँ, एक बार मेरी बात सुनिए। मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत दिनों से मैं उसे चाहती हूँ। मैं बहुत दिनों से चाहती थी कि आपके बेटे से शादी करूँ, पर मैं बहुत गरीब हूँ, इसीलिए मैंने उसे बेवकूफ बनाया और इस तरह से शादी की। पर सच में मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा होता अगर मैं ये बात आपसे पहले बता देती। मुझ पर विश्वास कीजिए माँ। फिर तुम जो अपने पिताजी से कह रही थी वो झूठ कह रही थी क्या? अपनी मीठी बातों से मत फुसलाओ, यहाँ तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। हाँ माँ, वो सब झूठ था। कहना पड़ा मुझे मेरे पिताजी को, क्योंकि वो बहुत बड़े शराबी है। जो भी मैं कमाती हूँ परिश्रम करके, वो सारे पैसे छीन के वो शराब में खर्च कर देते हैं। इसीलिए अगर मैं इस संपत्ति के बारे में कहती हूँ तो मेरे पिताजी कम से कम कुछ दिनों के लिए मुझसे दूर रहेंगे। बाद में भी मैं उनसे ऐसी बातें करूंगी ताकि वो मुझ पर भरोसा करे। ये सारी बातें आपने सुन ली और आपको मेरे पे शक होने लगा। कृपया करके मुझ पे भरोसा कीजिए माँ। अनामिका की ऐसी बातें सुनने के बाद सासू माँ शारदा अनामिका का परीक्षा लेने का सोचती है। जब तक गर्मी खत्म नहीं हो जाता तुम्हें जाके उस कुटिया में रहना होगा। हर तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। जब गर्मी खत्म होगी तब मैं तुम्हें अपनी राय दूंगी। इस तरह से शारदा अपनी बहू की परीक्षा लेती है। बेचारी बहू उस कुटिया में रहती है, पर गर्मी उसे बर्दाश्त नहीं होती है। ठीक से वो खाना भी नहीं खाती थी। कभी कभी रमेश वहाँ जाया करता था। इधर अमीर सासू माँ एसी में बैठ के गर्मी मजे से बिता रही थी। शारदा अपनी बहू से पूरा फार्म हाउस साफ करवाती थी और ये सारा काम वो तपती धूप में उससे करवाती थी। पर अनामिका ये सब कुछ बर्दाश्त करती थी। उस चिलचिलाती धूप में वो उससे भारी भरकम वजन भी उठाने के लिए कहती थी। इस तरह से अनामिका अपनी सासू माँ के कहे सारी बातें मानती थी। देखते देखते गर्मी निकल जाती है। अनामिका का शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। उसके शरीर में इतनी कमजोरी छा जाती है कि वो चल फिरने के हालत में भी नहीं होती है। बीमार पड़ जाती है वो। ऐसी परिस्थिति देखकर रमेश को अनामिका पे बहुत दया आती है। तुम परीक्षा में सफल हुई हो। तुम्हें मैंने अपने बहू के रूप में स्वीकार लिया है। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ सासू माँ कि आखिरकार आपने मुझे स्वीकार लिया। माँ, मुझे नहीं पता था कि अनामिका मुझसे इतना प्यार करती है। मैं अनामिका के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ। ये लड़की मुझसे इतना प्यार करती है, मुझे कभी पता नहीं था। अनामिका के साथ रहना चाहता हूँ। हाँ बेटा, इतनी प्यार करने वाली लड़की तुम्हें कहीं मिलेगी भी नहीं। शारदा, बहू को अंदर ले आओ। शारदा अपनी बहू को घर के अंदर प्रवेश करवाती है और उसकी चिकित्सा भी कराती है। गरीब बहू रानी अनामिका को उसकी सासू माँ शारदा बहुत प्रशंसा करती है। ससुर जी और पति भी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। उस दिन से अनामिका उस घर में शारदा के साथ महारानी की तरह रहने लगती है और उसकी सारी दिक्कतें खत्म हो जाती है।